नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो चुके, रिजल्ट आ चुका। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। कल हमने बात की कि भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों जीती, क्या क्या कारण रहे उसकी जीत के। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि कांग्रेस हरियाणा के अंदर क्यों हारी। कांग्रेस जो कि लोकसभा के अंदर 10 में से 5 सीटें जीत जाती है, 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के जो है उम्मीदवार जीतते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी 5 सीटों पर रह जाती है। कांग्रेस जो कि केंद्र के अंदर भी मजबूत होती है और 50 से नीचे पहले सीटें थी और 100 सीटों के आसपास पहुंच जाती है। 99 सीटें जो है वो ओवरऑल जीतती है लोकसभा के चुनाव में। और यहीं से शुरू होता है कांग्रेस के पतन की शुरुआत। कांग्रेस के नेता जो हैं वो इस जीत से इतना बौखला गए कि इसको हजम नहीं कर पाए। वहीं पर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें हारी तो वो और सीरियस हो गई। उसने फटाफट से जो है वो एनालिसिस करना शुरू कर दिया और कांग्रेस जो है वो कहने लगी कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, या ऐसा कह लें कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। ऐसा बार बार कांग्रेस जो है कहने लगी और उसके पीछे 5 सीटों की जीत तो कारण था ही, लेकिन उसके अंदर विधानसभा के जो आंकड़े थे उसके अंदर 46 सीटों पर जो है वो कांग्रेस जीत रही थी लोकसभा चुनाव के अंदर। तो कांग्रेस के नेताओं को लगा अब तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है और शुरू से एक नैरेटिव बनाना शुरू किया कि कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के अंदर सरकार आ रही है। और ये नैरेटिव इतना मजबूत हुआ जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अंदर तक हिल गए। हारने का जो सबसे पहला कारण जो है वो मुझे समझ आता है, वो आता है कि कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस मार गया। कांग्रेस का हर नेता और खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है हर एक मंच पर ये बोलने लगे धीरे धीरे कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। लगातार हर मंच से हर एक नेता जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कुमारी सैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे कैप्टन अजय यादव हो, जो भी कांग्रेस के नेता हैं वो सब ये बोलने लगे कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो जा रही है और कांग्रेस आ रही है। ये ओवर कॉन्फिडेंस जो था वो सबसे मुख्य कारण बना हरियाणा के अंदर कांग्रेस की हार का। हारने का मतलब ये है कि पिछली बार से 31 से 37 सीटें हो गई, सीटें बढ़ गई, विपक्ष मजबूत हो गया, लेकिन सत्ता से कांग्रेस दूर होगी। तो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो कांग्रेस को सत्ता से दूर ले गया। दूसरा कारण जाट फैक्टर। चारों तरफ जहां पर भी संगठन के प्रोग्राम्स हो रहे थे, संगठन की नुक्कड़ सभाएं हो रही थी। मैं करनाल की अगर बात करूं तो करनाल में जहां पर भी नुक्कड़ सभाएं हो रही थी वहां पर एक ही बात की जा रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो है वो कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। मतलब कि अब हरियाणा के अंदर जाट मुख्यमंत्री होगा कांग्रेस की तरफ से, जबकि कांग्रेस ने इसका कोई आधिकारिक जो है बयान भी नहीं दिया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये बार बार बोलते रहे कि पहले जो है विधायकों की मीटिंग होगी और विधायकों के अंदर जो है वो नेता चुना जाएगा और वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सपोर्ट करने वाले हैं
वो लगातार ये कहते रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, और लोगों को ये साफ तौर पर लगने लगा कि फिर से वही जाट राज आ जाएगा। मैं सभी कम्युनिटी के बारे में नहीं कह रहा हूं कि जाटों के अंदर अच्छे व्यक्ति भी हैं, हर एक कास्ट के अंदर अच्छे और बुरे व्यक्ति होते हैं, लेकिन जो जाटा शाही पॉपुलर है हरियाणा के अंदर, उसे जो है हरियाणा देखना नहीं चाहता। अगर हम भजन लाल जी की शासन को बात करें, जो कि कांग्रेस के अंदर उन्होंने शासन किया, वो भी नॉन जाट थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उनके एक भाई जो कह रहा है कि रहने दे, कुछ भी बोल रहा जी, तो जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब वो भजन लाल जी के कारण से मुख्यमंत्री बने। भजन लाल जी सीटें जितवा कर लेके आए थे। दूसरी बार जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो बहुमत हासिल नहीं हुआ कांग्रेस को, 40 सीटें आई मात्र। और अगर उसके बाद के चुनाव की बात करें तो 31 सीटें आई, और अगर उसके बाद के चुनाव की बात करें तो अभी 37 सीटें आई। मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कभी भी जो है वो पूर्ण बहुमत नहीं मिला स्वयं के दम पर। तो ये बहुत बड़ी बात थी। पहली बार भी जो सरकार बनी थी वो हजका के साथ और इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर जो है वो अलायंस हुआ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जो फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म। तो अगर हम बात करें जाट और नॉन जाट जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर बना, और लोगों को फिर से वो ये बातें याद आने लगी कि जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वो दबाए जाएंगे, कुचले जाएंगे, नौकरियां जो है वो फिर से एक वर्ग विशेष को दे दी जाएंगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। नौकरियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज के अंदर भी जो है वो सभी बिरादरी के लोगों को दी गई, जो क्वालिफाई किया उसको दी गई। पर्ची खर्ची जरूर चलती थी, ये सब जग जाहिर है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आम लोगों को नौकरियां मिली, सभी बिरादरियों के लोगों को नौकरियां मिली। लेकिन एक जो है वो कास्ट को अधिक नौकरियां देने का काम उस राज्य के अंदर जरूर हुआ। और मुझे लगता है कि अगर योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर है तो वहां पर भी ऐसा हो ही रहा है कि एक विशेष जाति के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, या कारोबार मिल रहे हैं, या उनको सरकारी प्रतिनिधित्व जो है वो मिल रहा है। तीसरा मुख्य कारण रहा कुमारी शैलजा का पूर्ण रूप से एक तरह से उनको अनदेखा करना, और उनको जो है जातिगत टिप्पणी करके जो है वो एक नेता के द्वारा बोलना, और वो इतना वीडियो आईटी सेल बीजेपी के द्वारा ही वायरल करवाया गया होगा कि वो घर घर तक पहुंचा कि ऐसी की इस जगह पर कोई औकात नहीं है, इस पार्टी में औकात नहीं है, अगर लेवल है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही है। ये जो है जनमानस तक जो है वो बात पहुंची, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो दलितों ने खूब भर भर कर वोट जो है वो कांग्रेस को संविधान के नाम पर दिए, लेकिन इस बार जो है वो दलितों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस से किनारा किया, क्योंकि उनकी एक बड़ी नेता कुमारी शैलजा का जो है जिस ढंग से अपमान किया गया, जिस तरह से टिकटों के अंदर उनकी अनदेखी गई। ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ 7 टिकटें ही जो हैं कुमारी शैलजा जो है वो अपने समर्थकों को दिलवा पाई, और जहां पर भी समर्थकों को दिलवा पाई वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पैरेलल अपने इंडिपेंडेंट लोग खड़े किए ताकि जीत ना पाए। और सबसे ज्यादा अधिक जो है वो सीटें जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने ही लोगों को दिलवाई। तो ये अनदेखी जो है वो मुख्य कारण रहा। दूसरा अनदेखी का कारण ब्राह्मणों को, वैश्य समाज को, पंजाबी समाज को, और गुज्जर समाज को, राजपूत समाज को, अहिरवाल समाज को अधिक टिकटें ना देना, जाटों को अधिक टिकटें देना। जबकि अगर मैंने आज एनालिसिस करके देखा तो जाटों को, क्योंकि 20-25% के आसपास जो है वोट बैंक है, तो उन्होंने लगभग 90 के हिसाब से ठीक ठाक ही जो है वो टिकटें दी हुई है। अगर हम समीकरण की बात करें, क्योंकि 22-23% जो है वो एससी हैं, 17 सीटें आती हैं, इसी तरह से 22-25% के बीच में जो है जाट हैं, तो उनको जो है वो प्रॉपर
कांग्रेस ने उतना ही दिया सीटें जितनी देनी चाहिए थी। ओबीसी वर्ग को जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुल मिलाकर वो अच्छा नहीं हुआ। ये तीसरा कारण जो है मुझे नजर आता है। चौथा सबसे बड़ा कारण जो है वो नजर आया कि संगठन का पिछले 10 सालों के अंदर ना बन पाना। संगठन बनाने में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी असफल रही। सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष चुना गया और उसके नीचे का संगठन सारा का सारा मलियामेट रहा। संगठन ही नहीं होगा तो वर्कर कहां होंगे? वर्कर नहीं होंगे तो पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से संगठन के बिना जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आई और सिर्फ हवाबाजी के अंदर चुनाव लड़ती हुई नजर आई। पांचवा जो मुख्य फैक्टर रहा, क्योंकि संगठन नहीं था, कार्यकर्ता नहीं थे। कार्यकर्ताओं का जो डिसिप्लिन है भारतीय जनता पार्टी के बराबर वो बिल्कुल भी किसी लेवल का नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी के अंदर जो है जनता के बीच काम करते हुए नजर आए, नेताओं की चापलूसी करते हुए नजर आए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक डिसिप्लिन्ड, डेडिकेटेड, हार्ड वर्कर है, इस तरह से कांग्रेस के अंदर ये तीनों क्वालिटियां जो है वर्कर्स के अंदर वो मिस नजर आई। ये मैं क्योंकि पूरे चुनाव को देखा है, करनाल के पूरे चुनाव को कवर किया है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो पूरी तरह से, मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन मेजोरिटी में अगर कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें कि कांग्रेस की वर्कर और बीजेपी के वर्कर का अगर हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो हम ये पाएंगे कि कांग्रेस का वर्कर बीजेपी के वर्कर के सामने किसी भी तरह का कहीं पर भी टिकता नहीं। और छठवां भी फैक्टर जो है कांग्रेस की हार का कारण बना, ईवीएम और दबाव की बात को छोड़ देंगे, प्रशासनिक दबाव डाला गया और ईवीएम की बात पे हम बाद में एक अलग एपिसोड इसके ऊपर बनाएंगे। लेकिन छठवां जो सबसे बड़ा कारण मैंने देखा, कांग्रेस नेताओं का एकजुट ना होना, टॉप लेवल पर भी और फिर विधानसभा लेवल पर भी। अगर हम करनाल, गोरोंडा, नीलोखेड़ी, इंद्री, असंध की बात करें तो जो यहाँ के लोकल नेता हैं, जो यहाँ के माने हुए नेता हैं, जिनके पास एक बहुत अच्छा वोट बैंक है, वो सब के सब नेता सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के साथ झूठे मन से लगे हुए थे, पूरी शक्ति नहीं लगा रहे थे। उन्होंने पूरी शक्ति लगाई नहीं और कहीं ना कहीं जिनको टिकट मिली उन्होंने पूरी शक्ति लगाने के लिए उनसे उतनी मदद भी नहीं मांगी। ऊपर खाते, क्योंकि हवा है भाई, कांग्रेस की तो सरकार आ रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ये नारा तो हम पिछले 4 महीने से सुन रहे थे और यही नेता मानकर बैठे थे कि हाथ के अंदर जो है जनता सरकार सत्ता लाकर दे देगी और फिर हम अपनी मनमर्जी करेंगे। सातवां जो है वो प्रमुख कारण भी है इसका कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो जुबान है वो बेलगाम है। दोस्तों, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, ये बात देखते ही नहीं कि मीडिया के सामने बात कर रहे हैं, ये बात देखते ही नहीं पब्लिक के सामने बात करते हैं, पूरी मरोड़ के अंदर मीडिया के सामने बात करते हुए नजर आए। जब करनाल के अंदर आए तो उन्होंने जो है वो पूरी ऐंठ साफ तौर पर दिखती है कि जैसे होते हैं ना कि एक व्यक्ति के अंदर इतनी मरोड़ होती है कि मैं तो मुख्यमंत्री बन ही गया, समझो, बनने से पहले। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के नायब सिंह सैनी को देखें हम तो वो हर एक के सामने, वर्कर के सामने भी जो है वो झुकते हुए नजर आते हैं। वो अपने आप को झुकाकर पूरा हाथ जोड़कर जो है जनता का अभिवादन करते हुए नजर आते हैं, हंसमुख नजर आते हैं, सेल्फी देते हुए नजर आते हैं, मीडिया को जो है इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं। उन्हें पता है कि सोशल मीडिया के 100 लोग माइक लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी
जो है वो डिजिटल मीडिया को इंटरव्यू देते हैं। दोनों नेताओं के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, सिर्फ एटीट्यूड का ही फर्क। सत्ता तो कैसी चलाएंगे वो एक अलग बात है। दूसरा जो है नेताओं की जुबान बेलगाम। एक नेता जो है असंध से शमशेर सिंह गोगी जी कह रहे हैं कि हम अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे। एक कोई विनोद शर्मा फरीदाबाद साइड से है, विनोद कोई है, शर्मा है कि नहीं मुझे पता नहीं, वो कैंडिडेट कह रहा है कि 50 वोट दोगे तो एक सरकारी नौकरी मिलेगी। जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव जनता के दिमाग में डाल दिया, बिन खर्ची बिन पर्ची, चाहे ये बिल्कुल 100% झूठा हो, लेकिन वहीं पर ये लोग कह रहे हैं कि घर भरेंगे, करप्शन फैलाएंगे, नौकरियां बेचेंगे। दूसरी बात तो बिन खर्ची बिन पर्ची के अगेंस्ट में आप क्या नैरेटिव दे रहे हो कि हम तो 50 वोटों पे एक नौकरी, सरकारी नौकरी दे देंगे। अरे भाई, तुम्हारे बराबर का जो है वो घोषणा पत्र लेके आए थे, तुमने 2000 बोला, उन्होंने 2100 बोल दिया महिलाओं का, 2 लाख नौकरियां उन्होंने भी बोल दी। तो तुम्हारा तो कॉपी कर लिया पूरा का पूरा मैनिफेस्टो। तो आपको झुके हुए होना चाहिए, जो संगठनात्मक दिखना चाहिए। अब एनालिसिस कर रहे हैं राहुल गांधी और खड़गे जी। उस वक्त तो नहीं दिख रहा था कि जब शैलजा जी जो है वो चुपचाप अपना अंदर खाते बैठ गई जाके दिल्ली के या अपने घर पर, और कहीं चुनाव प्रचार करते हुए नजर नहीं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस दिन आचार संहिता लगी उसी दिन से इलेक्शन मोड में आ गई। सारे नेताओं को एकजुट कर लिया। जो नहीं मान रहे थे उनको 12 तारीख 15 तारीख के आते आते 13 तारीख के मुझे ध्यान है, 13 तारीख के आते आते सभी एक दो जो नाराज भी चल रहे थे हर हल्के में, उनको मना लिया गया। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की मरी हुई ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ देखती रह गई कि सत्ता आ ही रही है, हमें क्या जरूरत है, हमें संगठन की जरूरत नहीं, हमें लोगों के से ठीक ढंग से बात करने की जरूरत नहीं, हमें कोई झुकाव दिखाने की जरूरत नहीं, हमें अपने नेताओं की जुबान पर लगाम लगाने की जरूरत नहीं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जुबान पर ही लगाम नहीं है, जब वो तू तड़ाक करके जो है रिपोर्टरों से बात करते हैं और लोगों से बात करते हैं, तो वो शिष्टाचार जो है उनके चेहरे पर कहीं नहीं दिखता, उनकी जुबान में कहीं नहीं दिखता, मीठापन जो है उनकी जुबान में कहीं नहीं दिखता। तो ऐसे नेता के बलबूते पर अगर चुनाव लड़ेगी तो ऐसी पार्टी हार ही जाएगी। जबकि परसेंटेज कोई ज्यादा नहीं रहा, लोग पूरी तरह से परिवर्तन चाह रहे थे। लोगों ने 39% वोट किया हरियाणा के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी को भी लगभग 40% ही वोट मिला। हाथ के अंदर सरकार आई हुई थी कांग्रेस पार्टी के, लेकिन इन कमियों के कारण से हरियाणा के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना सकी, और लास्ट के कुछ दिनों में ही पूरा खेल पलटा और भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर जो है वो सरकार जो है पब्लिक ने डाल दी। कारण था उसका झुका हुआ नेचर, ठीक है, डिसिप्लिन्ड जो है वर्कर और नेता, युद्ध स्तर पर जो है इलेक्शन लड़ने की पूरी शक्ति लगाकर इलेक्शन लड़ना, एकजुटता दिखाना, भले ना हो क्योंकि 5 लोग टिकट मांग रहे हैं, टिकट एक को ही मिल रही है, 4 लोग मन से नहीं चाह रहे उसकी मदद करना, लेकिन संगठन सर्वोपरि है, यहाँ पर व्यक्ति सर्वोपरि है जो है इस पार्टी के अंदर शुरू से रहा है। संगठन कभी सर्वोपरि नहीं रहा, कभी इंदिरा गांधी सर्वोपरि रही, कभी राजीव गांधी सर्वोपरि रहा, कभी सोनिया गांधी सर्वोपरि रही, कभी राहुल गांधी सर्वोपरि रहा, अब और हरियाणा के अंदर कभी भजन लाल सर्वोपरि रहा, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर्वोपरि रहा, और आने वाले समय में कोई और सर्वोपरि हो जाएगा। पार्टी व्यक्ति जो है पार्टी से ऊपर हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उसकी क्वालिटी है कि पार्टी सदैव ऊपर रहती है। उनके नेता हर बार ये बोलते हैं कि मेरी जय जयकार नहीं करनी, पार्टी की जय जयकार करनी है। तो ये कमियां थी कांग्रेस पार्टी के चुनाव के अंदर, और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी ये चुनाव हारी। दोस्तों, अगर ये आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।